बिछाए जाएं और उसके थ्रू इंडिया को इकोनॉमिकली और मिलिटरली चोक किया जाए। हमने उसके खिलाफ में डिफेंसिव पोस्चरिंग करते हुए नेकलेस ऑफ डायमंड्स निकाला हुआ है, जो सेशल विजिट जिसको लेकर बहुत सारे वाद विवाद चल रहे हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट डायमंड है हमारे लिए। चाइना के ऊपर मलक्का स्ट्रेट्स को लेकर बहुत ज्यादा अभी प्रेशर आने वाला है, और उसको काउंटर करने के लिए उसने बांग्लादेश को एक इफेक्टिव वेपन माना है। कुछ 600 बिलियन टाका का तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम पे उनको देने की बात करी है, और बीजिंग बेस्ड एक बैंक है, हम्म। उससे भी उन्होंने कुछ बिलियन टाका की एक लोन दिलवाया है। तो तारिक रहमान की डूबती हुई जो इकोनॉमिक नैया है बांग्लादेश को उठाने के लिए, तो ये एक थोड़ा चिकन ब्लड जैसा उसको अंदर दिया है कि आप इससे थोड़ा संभालिए। बट इसके साथ में आते हैं डिफरेंट कैवियट्स। कोऑपरेशन विद पाकिस्तान, को बाइंग ऑफ चाइनीज गुड्स, ये सब नॉर्मल डेट ट्रैप के जो इनके निशानियां हैं, ये ऑलरेडी वहां हमें दिखने लगी हैं। हमें ये भी पता है कि वहां पे उन्होंने टेररिस्ट कैंप को जगह दे रखी है। तो हम अनजान हैं इस बात से, ऐसा तो नहीं है। हमने अपने चिकन नेक को आयरन कॉरिडोर बना रखा है। वी नो द डिफेंस इंस्टॉलेशंस ओवर देयर हैव बीन बहुत ज्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से उसको बना के अपनी तरफ से हमने सेफ एंड सिक्योर कर लिया। जो बॉर्डर फेंसिंग हो रही है, जिसको लेकर इतना ज्यादा फेक न्यूज बांग्लादेशी मीडिया में फैलाई जाती है, उस चीज को लेकर भी हम बहुत ऑन पॉइंट है, हम उसको एम्प्लॉय कर रहे हैं, जिससे हम मॉनिटरिंग और काउंटरिंग ऑफ इन्फ्लक्स, जो इनका जो इमिग्रेंट्स के थ्रू, जो ये अपने टनल्स के थ्रू हमारे यहाँ जो टेररिस्ट भेजते हैं या जो इलीगल्स भेजते हैं, उसका भी थोड़ा एक कंट्रोल एक आ सके हाथ में। तो हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए अगर ये बात, ये जॉइंट कमांड अगर बन जाती है, तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि 53 इयर्स के बाद यूनिस ने आने के बाद उनको एंट्री दी पाकिस्तान आर्मी को बांग्लादेश के अंदर, और अब वो जॉइंट कमांड हो जाएगी। ऑब्वियसली बीइंग अ जूनियर नेशन, बांग्लादेश जो है फिर से ईस्ट पाकिस्तान की तरह पाकिस्तान के वेस्ट पाकिस्तान के इशारों पे नाचने वाला एक छोटा सा प्यादा रह जाएगा। बट तारिक रहमान की बांग्लादेश की अफिनिटी जो है, वो हम सबको पता है पहले से ही थी। जब उन्होंने जमाते इस्लामी के साथ कोalition में गवर्नमेंट करी थी, तो भी बहुत प्रो पाकिस्तान उनका वो था। इस बार उम्मीद थी कि बिना जमाते इस्लामी के हो सकता है हम थोड़ा एक बैलेंस्ड अप्रोच ले, लेकिन उन्होंने बहुत ही कॉम्बैटिव पोस्चरिंग ली है। जो जनरल सुधाकर जी ने बात करी कि आपका जो है अमेरिका भी जो है वो काउंटर स्टेप्स ले रहा है। आई थिंक अमेरिका एज अ डेटरेंट नहीं काम कर रहा है अब तक। उनको चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका काफी फ्रंट फुट खेल रहा था विद इंडिया, कोऑपरेटिंग विद इंडिया। बट आई थिंक अमेरिका जो है उसने अपने पैर पीछे हटा लिए। ये जितने भी G2 के नाम पे डिस्कशंस होते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, एज अ बिजनेसमैन वो अपने इंटरेस्ट को पहले आगे रखते हैं, बाद में उनके नेशंस के इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। तो इसके अंदर उन्होंने कुछ तो एक अग्रीमेंट कर रखा है, जैसे मुझे लगता है उन्होंने रशिया के साथ भी कर रखा है, कि किसी तरह से वो अपनी फैमिली और अपने कबाल और अपने सपोर्टर्स, सपोर्टिंग लॉबीज का इंटरेस्ट आगे रखें, उसके बाद वो यूएस इंटरेस्ट को किसी तरह से उसमें पिन करें। बाकी उनके पार्टनर नेशंस चाहे जैसे भी सफर करते हो वो करते रहें। तो चाहे यूरोप हो, चाहे इंडिया हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, इन सबको यूएस की नासमझी का एक प्राइस पे करना पड़ रहा है। और इंडिया भी शायद करेगा, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। हमें बहुत दिनों से आसिम मुनीर जी वहां से माइक पे बाण लगा के बोल रहे हैं कि जो आपका अगला वॉर जो है वो ईस्ट की तरफ से शुरू होगा। तो हम ऑलरेडी, हमें पता था कि उनके इंटेंशंस जो है वो कभी प्योर तो है नहीं। चाहे वो IWT की कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, चाहे वो उसके बाद कुछ और बात कर रहे हो, उनका अल्टीमेट निशाना यही है कि किसी तरह से इंडिया से उसकी, उसका लैंड, उसके रिसोर्सेज ले लिए जाए। अगर आज के दिन में इंडिया जो है अपनी नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी छोड़ के कम्युनिस्ट आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेता है, ये दोनों नेशंस जो हैं और इन नेपाल का तो फिर नामो निशान मिट जाएगा। बिकॉज अगर इंडिया कम्युनिस्ट, चाइना कम्युनिस्ट, वो एक जैसे हो जाएंगे, नेपाल खत्म, भूटान खत्म। और ये जो दो इस्लामिक नेशंस जो अपने आप को बहुत आगे समझते हैं, ये भी काफी मुश्किल में पड़ जाएंगे। इंडिया है तो इन लोगों का वजूद है, ये आज भी अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। इंडिया अपनी जगह पे खड़ा है, डटा है, अपनी सिविलाइजेशनल कंटिन्यूटी रख रहा है, और ये इन लोगों को थोड़ा खलता है। जिस बांग्लादेश को इतनी बुरी तरह से पाकिस्तान आर्मी ने बेइज्जत किया था, उनको, उनकी औरतों की आबरू लूटी थी,
उस आर्मी को अगर आप जॉइंट कमांड 53 इयर्स में आके भूल जाते हैं, तो ये बात बहुत सटीक है कि अगर आपने इतिहास के पन्ने ढंग से नहीं पढ़े और उनके अंदर रचा हुआ लेसन नहीं सीखा, तो आपके साथ वो इतिहास दोबारा रचा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली बांग्लादेश उसी रास्ते पे चल पड़ा है। ठीक है, जनरल साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या बांग्लादेश इस स्थिति में है कि भारत पे इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी और भी बहुत सारी चीज़ों से? क्या ये आपको पॉसिबल लग रहा है कि बांग्लादेश इस तरह की गलती करेगा कि ज्वाइंट कमांड के लिए वो हामी भर सकता है? सर, हमें ये समझना पड़ेगा अमित कि ये बांग्लादेश सिर्फ बांग्लादेश नहीं है। बांग्लादेश के साथ जो जो स्ट्रेटेजिक राइवलरी की इंटरसेक्शन हो रहा था जी। ये सारे इंटरसेक्शन की जगह ये अभी कोलाबरेट या एक दूसरे के साथ मर्ज होने लगे हैं। पहले यूएस और चाइना के विपक्ष में श्रुति माधव जो अभी कह रहे थे बिल्कुल सही कह रहे हैं। 14-15 मई को जो मीटिंग हुआ है उसमें जी ने साफ साफ बता दिया है कि कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन, इसके आधार पर दोनों पावर्स को, ग्लोबल पावर्स को आगे बढ़ना है। और उन्होंने और सिंप्लीफाई करके बताया था कि अवॉइड एडवर्सरियल रिलेशनशिप एंड मैनेज डिफरेंसेस। तो इतना क्लैरिटी के साथ जी को कभी मैंने सुनते, मैं चाइना एक्सपर्ट हूँ, चाइनीज में जानता हूँ, अभी तक मैंने कभी सुना नहीं है। और इसके बाद उनका जो जॉइंट स्टेटमेंट निकला है उसमें डोनाल्ड ट्रंप और जी का ये एक संकेत जाता है कि आने वाले समय में जहां जहां पे यूएसए चाइना को टक्कर देता था वो टक्कर ना दे के ये कोलैबोरेशन नहीं तो कोऑपरेशन की लेवल पे सारे काम करने की ये प्रयास करेंगे। इस हद तक मैं मानता हूं जो श्रुति माधव ने बताया है। मैं तो ये और एक पॉइंट को जोड़ूंगा, मैं साउथ कोरिया, जापान, ताइवान, ये सारे जो देश हैं ये इन्होंने छोड़ दिया है। तो अभी वी हैव टू फेंड फॉर आवरसेल्फ। लेकिन आपका जो सेंट्रलिटी ऑफ योर क्वेश्चन इज, क्या बांग्लादेश का इकोनॉमी और मिलिट्री माइट परमिट करता है? परमिट करे या ना करे, ये बैटल ऑफ, ये जो 21st सेंचुरी में जो लड़ाई हो रहे हैं, एसिमेट्रिक लड़ाई हो रही है। नॉन स्टेट एक्टर्स आगे बढ़ चढ़ के लड़ाई कर रहे हैं। एसिमेट्रिक लड़ाई के लिए कतार इज गिविंग देम मनी। और यूएसए का जब पहले वो टक्कर देते थे चाइना को पुश बैक के लिए, मेरा अंदाज ये है आने वाले समय में डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर के दौरान अमेरिका ने ये दो, और चाइना और अमेरिका ये हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। करे या ना करे, एक सैनिक होने के नाते देश को पूरा सारे जितने चुनाव के लिए प्रस्तुत रहना, सिर्फ इनकी ये चौक यहाँ पे पूरा प्रस्तुत रहना निहायत आवश्यक है। ऑलराइट सर, श्रुति मैम आपके पास आ रहा हूँ। जैसा आपने एक हिस्ट्री का जिक्र किया मैम कि अब हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए बांग्लादेश को अपनी, किस तरह से भारत ने संघर्ष कर कर उसे एक अलग राष्ट्र बनाया। वहाँ पर इकोनॉमिक क्राइसिस में भारत साथ खड़ा रहा, पेट्रोकेमिकल क्राइसिस में भारत साथ खड़ा रहा, पावर क्राइसिस में भारत साथ खड़ा रहा। बहुत सारी ह्यूमैनिटेरियन जो मदद है बांग्लादेश को वक्त वक्त पर भारत ने की है। लेकिन क्या तारिक रहमान सिर्फ पैसों के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए एक बार फिर से उस कटघरे में जाने को तैयार हैं, उस केज में जाने को तैयार हैं जहां से वो निकल कर आए थे? और क्या आपको लगता है कि बिल्कुल इन लोगों ने अपनी जो आंखों की शर्म होती है वो बेच खाई है क्या इन लोगों ने? देखिए, इसके लिए फिर आपको तारिक रहमान की हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा, उनके परिवार की हिस्ट्री के अंदर जाना पड़ेगा कि उनके फादर किस तरह से पाकिस्तान आर्मी के ही एक जनरल थे जिन्होंने बाद में विद्रोह किया था। उनकी वाइफ को, उनको दोनों को रख लिया गया था बंदी बना के, बाद में वो आके किस तरह से संघर्ष किए। तो उनकी एक अफिनिटी टुवर्ड्स पाकिस्तानी आर्मी हमेशा रही है। अब अगर तारिक रहमान की अगर हम बात करें तो उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास वो पैसा नहीं है और उनकी ना आइडियोलॉजी जो है वो प्रो इंडिया, इस वक्त वो प्रोजेक्ट ही नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त इतना विशिएट किया गया है, एज एन बहुत इतना जहर घोला गया है आपके बांग्लादेश की पब्लिक के दिमाग में इंडिया के नाम पे कि प्रो इंडिया पॉलिसी रखना ही आपके लिए मुश्किल है। अगर आप प्रो इंडिया पॉलिसी रखोगे तो फिर आपके ऊपर भी जमात उसी तरह से, और वो जो छात्र शिविर वगैरह जो बने हुए हैं वहाँ पे, आई एम फॉरगेटिंग उसका नाम क्या रखा है उन्होंने, बहुत ही वो जमात के साथ ही उन्होंने एक वो करा हुआ है, अलायंस कोलिशन बना रखी है अपनी।
ऑपोजिशन में बैठते हैं। तो ये लोग आपको आपकी हर पॉलिसी को, चाहे वो बेनिफिट ऑफ बांग्लादेश के लिए क्यों ना हो, आपको नेगेटिव ही दिखाएंगे। तो इंडिया की तरफ मुड़ के आना तारिक रहमान के लिए पॉलिटिकली, अगर मैं निष्पक्ष होकर देखूं, पॉलिटिकली उनके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ऑलमोस्ट सुसाइड की तरह लगेगा। तो उनके पास ऑप्शन क्या बचा कि भाई इंडिया से नहीं मिल सकती मदद तो चाइना के पास जाए। शेख हसीना भी चाहती थी, शेख हसीना ने गई थी, वो जाके चाइना में उन्होंने मदद मांगी थी कू होने से पहले उनका, और चाइना उनको मदद नहीं कर पाया था, ये भी हम जानते हैं। उसके बाद वो इंडिया आई थी मदद मांगने के लिए। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं कि भाई ठीक है, हमें चाइना से कोई डायरेक्ट एनिमिटी इस तरह से रखनी नहीं है कि इंडिया या चाइना चूज करिए, पर वो चाइना उन्होंने पिक ऐसे किया। उसके साथ जो कैविएट्स आ रहे हैं वो नुकसानदेही हैं बांग्लादेश के लिए, कि बांग्लादेश को पता है कि पाकिस्तान एक्चुअल, अगर कोई विक्टिम है जिसने देखा हो कि पाकिस्तान किस तरह से बिट्रे करता है, तो बांग्लादेश उसका एग्जाम्पल है। उनकी भाषा से लेकर, उनके कपड़ों से लेकर, उनके रहन सहन से लेकर, उनके विश्वासों से लेकर सबको उन्होंने डिनाई किया। उनको काला बंगाली करके बोला जाया करता था। ये हिस्ट्री अगर वो भूल के भूखा बंगाली, काला बंगाली इनको बोल के भेजा जाता था, कोई एक कारण था कि जहां से इतने सारे वोट आए पाकिस्तान बनने के लिए, उस रीजन को भी पाकिस्तान से अलग होना पड़ा, इसका एक कारण था। वो अपनी हिस्ट्री भूल के अगर वापस जा रहे हैं, तो वो आई थिंक एज अ लीडर अपने आप को सोचते हैं कि वो बैलेंस कर पाएंगे, पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को कंट्रोल कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो ये एग्जांपल्स देखना भूल गए हैं कि पाकिस्तान जैसे किसी तरह से अफगानिस्तान के पीठ में छुरा भोंक रहा है, जी। और जिस तरह से ईरान के पीठ में छुरा भोंक रहा है, उस तरह से इनके पीठ में तो कई बार उन्होंने तलवार गाड़ी हुई है। ऑल राइट तो मैम। अगर वो अपने आप को इस तरह से मानते हैं तो ये उनकी भूल है।